हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है और ये पता है आपको कि इस बार पहले से अगर मैं कंपैरिजन करने लग जाऊंगा तो आधी भर्ती भी नहीं है। और आप ये मान करके खुद को चलेंगे कि 60,000 वैकेंसीज थी, तो जब मेरा उसमें ही नहीं आया तो इधर कैसे आ सकता है। एक तो ये सोचने वाले बच्चे हैं। दूसरा ये सोचने वाले बच्चे हैं कि ठीक है, मैं उसमें रह गया, मेरी कमियां रहीं, मुझे पता चल गई मेरी ये कमियां थी, बस अब कैसे भी करके एक मौका मिल जाए, चाहे कितनी भी वैकेंसी हो, मैं अपना नंबर डाल ही दूंगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया हुआ है और मुझे अपनी गलतियों से मैं सीखा हूं और मुझे वही चीज़ें दोबारा नहीं दोहरानी है। बस इतना सुधार मुझे अपनी स्टडी में करना है, फिर चाहे वैकेंसी कितनी भी हो, बस मुझे एक मौके का इंतजार था, वो मौका मेरे सामने है। तो अगर इस पॉजिटिव माइंडसेट से आओगे तो शायद आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो जाओगे। और यही सोचना, देखिए 90% लोग यही सोचते हैं कि 60,000 में नहीं हुआ तो 25,000 में या 26,000 में कैसे। भाई, ये सोचने के लिए मजबूर करना तो आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके गांव वाले वो बहुत हैं, क्योंकि वो भी यही सोचेंगे आपके बारे में कि ये 60,000 में सेलेक्ट नहीं हुआ तो ये 25,000 में कल को कैसे सेलेक्ट होगा। और यही सोच आपको उनकी परिवर्तित करनी है कि ठीक है, 60 में मेरी गलतियां रही थी, उनसे मैंने सीखा और मैंने अब 60 नहीं, अब ये 6,000 भी अगर वैकेंसी होती तो मेरा एक नंबर होगा। और भाई, अगर आप ग्रेजुएट होना तो आप यूपी दरोगा की तैयारी करना। हो सकता है कि आप यूपी दरोगा ना भी लग पाओ, पर यूपी कांस्टेबल आपसे नहीं चूकेगा। और लग गए तो फिर उनको बताना कि 60,000 में मैं सिपाही नहीं बनने आया था इस धरती पे, मैं दरोगा बनने आया था मात्र 4300 वैकेंसीज में। चलिए, तो बात करते हैं कि भाई कौन सी पोस्ट, क्योंकि देखिए पहले जो भर्ती आई है 60,000, उस भर्ती में जो है ऐसा नहीं था कि कोई पीएसी है, कोई जेल वार्डर है, कोई कुछ है, कोई घुड़सवार भर्ती है, तो उस तरह की वो नहीं थी। वो सीधा सबको सिपाही बना रहे थे। यहां पर सिपाही भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो आपको पोस्ट प्रीफरेंस चुननी होगी आपके फॉर्म के टाइम पे ही। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे बेहतरीन होगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलो, तो अभी हम बात करने वाले हैं और सिलेक्शन लेने के तरीके पे बात करेंगे कि कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो इस पर हम जरूर, ये वीडियो ही इसलिए बन रहा है, ठीक है। अभी मैं देखो, यहां मैंने फर्स्ट सेकंड थोड़ा उल्टा कर दिया है, फर्स्ट को मैं ऊपर कर लेता हूं, सेकंड भर्ती पे बाद में आऊं। ये है फर्स्ट भर्ती, जिसके बारे में ये ट्वीट आप देख सकते हो, और इस ट्वीट से ही सबको जानकारी मिली है। न्यूज़पेपर में भी छपा है तो इस ट्वीट की बदौलत ही छपा है, और कोई कहीं से किसी के पास जानकारी नहीं आई है। कभी सोचो सर, इस ट्वीट से ही क्या हड़कंप मचा हुआ है, तो हाँ, सिर्फ इस ट्वीट से ही पता लगा है सबको। ये भर्ती अप्रैल के अंतिम महीने में आ रही है। भर्ती बोर्ड ने कहा था इस ट्वीट के माध्यम से कि जो कुछ हमें शासन से प्राप्त होना था वो हो चुका है, अब हमारे हाथ में, अब हम अप्रैल में इस भर्ती को निकाल देंगे। तो इसलिए बच्चों ने सोचा कि जब भर्ती बोर्ड पे ही सब कुछ आ गया है तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इससे पहले योगी जी कह चुके हैं विधानसभा में कि ये भर्ती आ रही है, और उन्होंने 30,000 बताई थी, इन सबको मिला मिलू के उन्होंने 28,000 तो पूर्ति कर दी है। चलो, अगर हम देखें कि भाई फर्स्ट भर्ती जो आरक्षण में, दो भर्तियों की बात करूंगा यहां पर। फर्स्ट भर्ती इसको मान रहा हूं जितनी भी ये पोस्ट लिखी हुई हैं, सेकंड भर्ती मान रहा हूं जेल वार्डर को। तो जो फर्स्ट भर्ती है उसमें नागरिक पुलिस के पद हैं। अगर आप देखेंगे तो नागरिक पुलिस, इसमें आपको ये रही आरक्षी नागरिक। मैं बता रहा हूं कौन सी पोस्ट बेहतर है, तो आप बहुत आसानी से छांट पाओगे। जैसे आरक्षी नागरिक पुलिस कौन सी है सर? ये वो पुलिस है जो अभी 60,244 भर्ती पेंडिंग है। अगर आप इसमें से एक पोस्ट ले लेते हैं तो इतना जरूर है कि वो लग गए, पर वो 1 साल बाद आप भी उसी पोस्ट पर होगे। बस इतना ही फर्क है, 1 साल का अंतर होगा आप दोनों में, ठीक है। तो ये वाली भर्ती ये रही। तो इसको सब लोग फर्स्ट पे ही चॉइस डालते हैं, क्योंकि जो असली पुलिस आप बोलते हो ना, वो ये पुलिस है थानों वगैरह में जो रहती है। सर ये क्या है फिर, ये कौन सी पुलिस है? तो अगर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये भर्ती उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अपने गृह जनपद में रहना चाहते हैं, और ये गृह जनपद भी इसमें मिल पाएगा, पर गृह जनपद उन्हीं को मिल पाएगा जहां एसएसएफ
लगती होगी, एसएसएफ लगती है आपकी, जैसे मैं कहूंगा यूपी की इंडस्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे सीआईएसएफ है केंद्र की इंडस्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए, ये यूपी की एसएसएफ है। तो जहां इंडस्ट्री जैसे हो गई मेट्रो या और कुछ बड़ा जो सरकार कर रही हो उसके, तो अभी फिलहाल आप मेट्रो के लिए एसएसएफ के बंदे लिए जाते हैं और वो पुलिस से ही उधारे लेते हैं, और वो कुछ टाइम के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं, क्योंकि जब तक एसएसएफ खुद भर्ती नहीं कर रहा है, यूपी के अंदर अलग से भर्ती होकर नहीं आ रहे हैं, तो ये एसएसएफ भर्ती होकर के आ रहे हैं, अब इस साल से भर्ती होने लगेंगे। तो जो आरक्षी वाले उन्होंने मांगे हुए हैं उनको वो वापस कर देंगे तब तक। तो 1341 पद हैं ये, तो ये बढ़िया नौकरी होगी। जैसे ग्रेटर नोएडा में आप इसमें ड्यूटी कर पाओगे, लखनऊ में आप इसमें ड्यूटी कर पाओगे, तो इनमें गिने चुने यूपी के 2-3 शहरों में ही इसमें ड्यूटी रहेगी। घुड़सवार पुलिस, अगर आप पशु प्रेमी हैं, देखिए यहां घुड़सवार पुलिस एक घोड़े पे पुलिस, और ये स्पेशल प्रोग्रामों में ही आपको यूपी की पुलिस घोड़े पे दिखेगी, स्पेशल इवेंट्स में, ठीक है। और आपने देखी भी होगी, आप देख लेना यूपी पुलिस घुड़सवार वाली, तो ठीक है, वो आप देखेंगे। वही ड्यूटी में जैसे आप पुलिस कांस्टेबल की हम बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा ड्यूटी देता है, तो इनमें एक फिक्स आवर्स हैं घुड़सवार पुलिस पे। आगे पीएसी मेल और पीएसी फीमेल, तो ये पुलिस आर्म्ड कांस्टेबलरी बोली जाती है। पीएसी का मतलब आर्म्ड मतलब हथियार, तो हथियार के साथ जो पुलिस होती है, अब तक सिर्फ मेल भर्ती होते थे, इसमें फीमेल होते ही नहीं थे। तो पहली बार महिला बटालियन बनने जा रही है, जिसका नाम भी इन्होंने दिया आरक्षी पीएसी महिला बदायूं गोरखपुर लखनऊ महिला। तो भाई ये जो पद है ना महिला बटालियन के पीएसी में, वो 2282 पद हैं। तो 2282 केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हैं इसमें। और जो पीएसी मेल है, तो सर क्या इसमें फीमेल नहीं होंगी? इसमें नहीं होंगी फीमेल। 9837 पद ये लड़कों के लिए अलग हैं, ठीक है। तो महिलाओं के भी पता लग गई और पुरुषों के भी आपको पता लग गई। बाकी सभी में महिला पुरुष दोनों जा सकते हैं, लेकिन यहां पे इन दोनों में अलग अलग ही होंगे। पीएसी सशस्त्र पुलिस, इसमें सिर्फ पुरुष होंगे। तो ये सशस्त्र यानी आरक्षी पीएसी और ये सशस्त्र पुलिस, तो ये थोड़ा सा और हार्ड में चली जाती है कि ये हमेशा हथियारबंद रहेंगे। ये तो ड्यूटी पर हथियारबंद रहेंगे, हमेशा हथियारबंद रहेंगे। तो हो सकता है ये भी कहीं स्पेशल जगह पर लगाए जाते हों, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसके भी जो पद हैं वो 2444 हैं। इनको इससे क्यों अलग किया है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी सशस्त्र पुलिस ही होती है, पर इनको अलग से कर दिया है तो इनका थोड़ा सा रिलीफ होगा, तो ये थोड़ी सी और हार्ड हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो क्रम रखा है ना, भाई कैसे कर दिया ये, 1 सेकंड बच्चों, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इसे दबाऊं, अच्छा पीसी ये ठीक है आ गया। तो भाई जो मैंने क्रम दिया है ना, ये मैंने सबसे मुश्किल सबसे आसान, जिसको सबसे ज्यादा बच्चे प्रीफर करेंगे, नंबर 1 पे इसको करेंगे, नंबर 2 पे इसको करेंगे, कुछ घुड़सवार वाले भी मिल जाएंगे नंबर 3 पर, कुछ फिर नंबर 4 पर लोग इसको प्रीफर करेंगे, और नंबर 5 पे। तो क्या इतने ऑप्शन आएंगे हमारे पेपर में, मतलब हमारे फॉर्म में, कि ऐसी प्रीफरेंस भरी जाएंगी? जी हां, इसी तरह के आपके ऑप्शंस रहेंगे आपके फॉर्म में। उस टाइम पे बड़े ध्यान से भरना है, फिर ये चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर आपको उसी हिसाब से अलॉटमेंट मिल जाती है। अब आप कहो कि आपके मन में एक सवाल होगा, सर पीएससी के सबसे ज्यादा पद हैं, तो क्या पीएससी को सबसे ऊपर ना भरें? नहीं 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 भाई, देखो अगर इसमें आपका नंबर नहीं आया, इसकी कट ऑफ कम रहेगी, तो आप इसमें ऑलरेडी आ जाओगे। सर इसकी सबसे ऊपर गई तो कोई बात नहीं, नीचे इसकी चली जाओ, हमने तब भी ये मिल जानी है। तो जो सबसे ऊपर भरोगे, चाहे उसकी कम कट ऑफ रहे या ज्यादा, अगर आपके ज्यादा नंबर है तो हमेशा वही मिलेगी, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में मैं एक बार और डिटेल में समझा दूंगा उस समय पर जब ये फॉर्म आएंगे। अप्रैल लास्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो ये बातें सब कुछ आपको जान लेना चाहिए पहले से ही। तो भाई ये नीचे को कर देते हैं। आगे है जेल वार्डर की भर्ती। तो देखिए ये उससे अलग पद हैं। जेल वार्डर 2833 पद हैं। इसमें जेल वार्डर बहुत सारे जो है जेल वार्डर वाले बच्चों से मैं मिला हूं, तो वो लगातार आते रहते हैं वो हमारे ऑफिस मिलने। तो ये अपने ड्यूटी में बहुत खुश हैं, और ये कांस्टेबल ना बन करके बहुत सारे बच्चे इसमें खुश रहते हैं, और वो कहते हैं कि सर हम जाएंगे तो यहां से फिर यूपीएसआई बने। लेकिन कांस्टेबल में हमारा नहीं हुआ, अच्छा है, क्योंकि यहां हमारे पास टाइमिंग्स हैं ड्यूटी की, और हमारे पास समय बहुत है पढ़ने का। तो जेल वार्डर एक ऐसी भी भर्ती है कि अगर आपको भर्ती लेनी है और मुझे आगे की तैयारी करनी है, तो जेल वार्डर एक बेहतरीन
मतलब अवसर है, जो सिपाही में आपको नहीं मिलेगा, कि वहां टाइमिंग्स के थोड़े इशू हैं, ड्यूटी आवर्स थोड़े ज्यादा होते हैं। तो जेल वार्डर ये सेपरेट भर्ती आएगी, उनके साथ नहीं आएगी। ठीक है, चलो, और इसके भी फॉर्म कब आएंगे? विज्ञप्ति जो है इसकी भी बोर्ड अप्रैल के माह के अंत तक संभावित है। ठीक है, अप्रैल महीने के लास्ट, यानी ये साथ साथ चलेंगी, यूपीएसआई की भर्ती और वो 5 पोस्ट और प्लस ये जेल वार्डर, 3 फॉर्म एक साथ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक साथ ही, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे मिलेंगी ये। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती को सरकार बहुत जल्दी पूरा कराने के मूड में नहीं है, नहीं नजर आती। 1 वर्ष के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य जो रखते हैं उससे पार ही निकल जाता है लक्ष्य हमेशा। पर 1 साल मान भी लें कि इन्होंने लक्ष्य को हासिल भी कर लिया, तो ये ऐसा नहीं है कि इसको 6 महीने में पूरा कर लेंगे, नहीं, ये 1 साल बड़े आराम से चीजें करेंगे। तो देखो, ये उम्मीद रहती है, देखो ऐसा है कि अगर आप पिछली बार से कंपैरिजन करेंगे, सर 60-244 में अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो मात्र 40 से 45 ही दिन में एग्जाम हो गया होता, जो फरवरी में हो ही चुका था। वो तो री एग्जाम हुआ, जिस वजह से वो 6 महीने और एक्स्ट्रा मिल गए बच्चों को। तो री एग्जाम की वजह, अगर वो री एग्जाम नहीं हो, मतलब री एग्जाम वाला ही, पहले वाला ही एग्जाम मान लिया था, तो 40 से 45 दिन के अंदर इनकी तैयारियां थी। पर ऐसी क्या जल्दी यहां भी हो सकती है? तो इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये पहले से ही कह रहे हैं कि हमें 1 साल में भर्ती पूरी करनी है। तो इसमें जो आइडियली मैं मान रहा हूं कि एग्जाम का समय 4 से 6 महीने आपको आराम से एग्जाम के लिए मिल जाएंगे, और इसके बाद अगले 4-6 महीने में वो भर्ती पूरी कर लेंगे। तो अगर आपका फॉर्म आता है तो उसके 4-6 महीने हैं आपके पास, तो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा आयाम आप दे सकते हो। ठीक है, अगली बात कर लेता हूं। तो 1 साल है इनके पास पूरा। अब बात कर लेते हैं, देखिए ऑफिशियल सिलेबस क्या है। यूपी पुलिस का ऑफिशियल सिलेबस शायद आपको नहीं दिखता होगा, तो भाई इसको वो कर लेना, है ना। तो देखो बच्चों, ये मैंने कुछ निशान लगाए हैं कि जीएस का सिलेबस तो है बाकी भर्तियों के जैसा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे, ये यूपीजीके के कुछ टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। एक तो ये उत्तर प्रदेश में राजस्व, ये यूपी पुलिस से संबंध, मतलब ये यूपीजीके से संबंधित हो गए, और बाकी जो है पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। मानवाधिकार बिल्कुल अलग टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता ही आता है मानवाधिकार से। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद एक क्वेश्चन निश्चित है, और भाई साइबर क्राइम एक क्वेश्चन निश्चित है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो टॉपिक्स दिए हैं ना, इनसे क्वेश्चन जरूर मिलता है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, अब आपको ये लगती है यूपी की जीके, कर दो, लगती यूपी के जीके ऐसी है कि सर ये तो बिल्कुल ही अलग है, और अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लो तो आपको ऐसा लगता है कि सर ये तो सबसे आसान है, अगर इनमें इन चीजों को पढ़ लिया जाए तो इनसे क्वेश्चन मिल जाता है, फिर हम सबसे अलग फील करते हैं वहां पर। तो ये जो टॉपिक्स है, इनको थोड़ा सा विशेष गौर से पढ़ना पड़ेगा। बाकी कोई ऐसा इस जीएस में वो नहीं है, यानी इन 5-7 टॉपिक को छोड़ दें तो बाकी जीएस बाकी सब एग्जाम से मैच करती है। ठीक है, सामान्य हिंदी है, ये ऑफिशियल सिलेबस है और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसका कारण बताऊंगा क्यों नहीं होगा। ये देखिए, तीसरा एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट जो जीएस का है, दूसरा पार्ट जो हिंदी का है, ये बिल्कुल सेफ है। ये दोनों आधा पेपर होते हैं। 38 + 37 क्वेश्चन, यानी 75 क्वेश्चन में ये दोनों ही रहेंगे। 38 क्वेश्चन जीएस के और 37 क्वेश्चन हिंदी के। तो यहां किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आप में नहीं है। अब आप देखते हैं संख्यात्मक मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, जिसको हम मैथ्स कहते हैं। तो ये तीसरा नंबर लिखा हुआ है। अब आप इससे एक समझते हैं बात, इसमें नीचे मानसिक योग्यता के और ख पार्ट कर रखे हैं। तो आप देखेंगे मेंटल एबिलिटी, यानी ये तो सारे चैप्टर्स अगर आप इनको पढ़ोगे कि वर्ड फॉर्मेशन और ये कॉमन सेंस टेस्ट और डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन दिशा संबंधित, ये सब जो है, ये सब जो डेटा है, ये रीजनिंग का हुआ, ये रीजनिंग का हुआ। लेकिन ये है कौन से पार्ट में? आप खुद देखो ना, ये तीसरे पार्ट में, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में ही है, यानी तीसरे नंबर वाले में ही है। यहां देखो, आप दिखाना भाई बच्चों को, तीसरे नंबर वाले में यहां देखो, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में ही है, दोनों के और ख पार्ट। ठीक है, तो अब आप देखो, मैथ्स और रीजनिंग इन्होंने पूरे तीसरे पार्ट में दिए। तो जो मैथ्स कम आता है यूपी पुलिस के अंदर, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि इनके सिलेबस में ही ऐसा है।
तो अगर मैथ्स को ये लिखते हैं, तीसरा पार्ट जो है वो वहां 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। अब 38 क्वेश्चन मैथ्स से कभी आए नहीं, तो मैथ्स से क्या आ जाते हैं कि 18 से 22 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स के होते हैं। तो जो बाकी के क्वेश्चन बचे ना, कितने बच गए, अगर मैं 38 लगाऊंगा तो ये बच गए आपके 15 से 18 क्वेश्चन, वो रीजनिंग के यहां भी एड ऑन हो जाते हैं इस मैथ्स में ही। और दूसरा जो चौथा पार्ट है उसमें मानसिक अभिरुचि और रीजनिंग, ये पूरा ये है ही। तो मानसिक अभिरुचि करीब करीब 10 नंबर की आ जाती है ये वाला पार्ट, और बाकी ये रीजनिंग है। तो आपने देखा 15 से 18 की रीजनिंग वहां आ गई, और प्लस एक पार्ट, चौथा पार्ट 37 क्वेश्चन वाला, इसमें रीजनिंग अलग अलग रहेगी। तो इसलिए हम कह देते हैं कि भैया ये 55 से 57 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, 57 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 15 से 18 क्वेश्चन उधर और चौथा पार्ट पूरा रीजनिंग का। हां, इसमें मानसिक अभिरुचि इसको कह सकते हैं, 10 नंबर इसके अलग होते हैं, और ये कभी आते भी हैं कभी नहीं भी आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि किस तरह से यूपी का सिलेबस है। अगर मैं इसको अब आसान भाषा में समझाऊं तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि मैथ्स जो है 18 से 22 क्वेश्चन है। सिलेबस में लिखा रहेगा कि 38 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 18 से 22 कैसे बन रहे हैं? वो तीसरे पार्ट को पूरे को मैथ्स मान रहा है, जबकि उसमें रीजनिंग के भी चैप्टर्स हैं। समझ में आई बात? ठीक है, रीजनिंग आती है 53 से 57 क्वेश्चन। क्यों आती है? समझ में आया? तो इन दोनों से मिलाकर के 75 क्वेश्चन आएंगे, और इन दोनों से मिलाकर के 75 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां जीएस 38 क्वेश्चन और हिंदी 37 क्वेश्चन। अगर ये टोटल मिला दूं तो 150 क्वेश्चन फिक्स होता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 300 मार्क्स। 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स फिक्स है, यह यूपी पुलिस में होने जा रहा है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यूपी पुलिस का पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। तो रीजनिंग का रोल क्यों बढ़ जाता है? और देखिए, जीएस एंड स्पेशल जीएस, स्पेशल जीएस वो स्पेशल टॉपिक्स की वजह से लिखा। रीजनिंग एंड अभिरुचि, अभिरुचि क्या होता है उसके मैं बता रहा हूं कि वो हमें अलग ही पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। 10-12 क्वेश्चन उसके होते हैं, वो कभी आते हैं। देखिए, जो री एग्जाम हुआ उसमें वो नहीं आए, लेकिन जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें 13 क्वेश्चन उसके आए थे अभिरुचि के, हर सेट में। ठीक है, तो इसलिए उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब मैं कुछ कॉमन डाउट्स आपके लेता हूं, कॉमन डाउट्स जो आपकी और क्लैरिटी ला देंगे। यूपी पुलिस से संबंधित है सारे। क्या परीक्षा में पैटर्न में बदलाव संभव है इस बार? तो भाई देखिए, परीक्षा पैटर्न में जब भी बदलाव कुछ भी करना होगा, चाहे सिलेबस में करें चाहे कुछ भी, तो भाई ये नियमावली चेंज होती है। नियमावली चेंज करती है कैबिनेट, और जब कैबिनेट कोई निर्णय लेती है तो किसी भी तरह की ऐसे ऑफिशियल न्यूज जरूर निकलती है, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से निकले या किसी भी माध्यम से। तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला, भर्ती आनी है अप्रैल में। तो उस तरह का अगर कुछ चेंज हुआ होता तो अब तक पता चल गया होता पब्लिक में। तो वो आती है ना, पब्लिक न्यूज आती है वो। पर अगर कैबिनेट कोई डिसीजन लेती है तो इस तरह का कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। तो इसलिए इसका जवाब होगा नहीं, कि परीक्षा के पैटर्न में किसी तरह का कोई भी बदलाव संभव ही नहीं है, क्योंकि उस तरह की कोई न्यूज नहीं चल रही है। क्या जेल वार्डर और बाकी सिपाही भर्ती की प्रक्रिया अलग अलग होंगी? हां, 2 सिपाही, देखिए बाकी सिपाही मैंने वो 5 पोस्ट ले दी हैं, इसमें 5 तरह की पोस्ट हैं, जिसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएगा, और जेल वार्डर अलग चलेगा, और यूपीएसआई अलग चलेगी। ये 3 भर्तियां अलग अलग चलनी है। जेल वार्डर का भी जबकि पैटर्न सेम है, उसको भी इसमें ले देना चाहिए, कायदा तो यह है। पर क्यों पता नहीं उस भर्ती को अलग लेकर के चलते हैं। हो सकता है एक चांस यह भी है कि चूंकि सिलेबस वही, परीक्षा पैटर्न वही, फिजिकल वही, तो फिर यह होना क्यों नहीं चाहिए, इसमें एक प्रेफरेंस इसको भी डाल देना चाहिए। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि यूपीएसआई और ये सब एक साथ डाल दिए जाएं। लेकिन जो आप देखते हैं ट्वीट आया या भर्ती की जानकारी आई, तो इन तीनों की अलग अलग ही उन्होंने दी है। तो जेल वार्डर को अलग ही रखा है, तो उस वजह से लग रहा है कि जेल वार्डर अलग ही चले। ठीक है, वरना परीक्षा पैटर्न के हिसाब से इसमें ही शामिल हो जानी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा? ये अप्रैल एंड में जब नोटिफिकेशन आएगा उससे ही क्लैरिटी आएगी। आगे बात कर लेते हैं, एग्जाम के लिए कितना समय मिल पाएगा। एग्जाम के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। मिनिमम कह रहा हूं कि 4 to 6 मंथ्स मिल जाएंगे, 6 से ज्यादा भी मिल सकता है।
मोस्ट प्रोबेबली इतने तो मिल ही जाने हैं। 100% कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आइडिया होता है, पर जिस तरह से 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है तो इसको 40 दिन में एग्जाम लेकर के कराएंगे क्यों इतनी जल्दी। और अगर 40 दिन में एग्जाम करा भी दिया तो भाई आगे की प्रक्रिया तो फिर तो इन 5 महीने में 4 महीने में निपटा लेंगे, आगे तो ज्यादा टाइम लगना नहीं। सबसे ज्यादा टाइम एग्जाम में ही लगता है, उसकी जो है फिर कॉपी चेकिंग में लगता है। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी मैं इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि 1 साल की बात अगर ये 1 साल की नहीं आती, और वहां कारण था कि भाई वहां इलेक्शन था 2024 का, जो इन्होंने 40 क्योंकि उसका आचार संहिता का डर था, फिर इतने बच्चों को इधर उधर नहीं एग्जाम कराया जा सकता, तो वो एक ये रीजन था। ठीक है, परीक्षा ऑफलाइन ही कराई जाएगी ये तय है, क्योंकि अभी कल अगर वो नोटिस नहीं आते, जो 3 अलग अलग भर्तियों के आए हैं जो अब से पहले ऑनलाइन होनी थी, नोटिफिकेशन में लिख के आया कि ऑनलाइन होंगी, लेकिन अभी संशोधन आया है कि उनकी ऑनलाइन नहीं होंगी, वो ऑफलाइन होंगी। तो जो ऑनलाइन वाली तय थी उनको ऑफलाइन की तरफ परिवर्तित कर दिया, तो इसलिए यूपीएसआई पहले ऑनलाइन होती थी वो भी ऑफलाइन ही होगी, और ये तो ऑलरेडी ऑफलाइन है, तो इसको तो परिवर्तन का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ये ऑफलाइन ही होगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं करना है आपको, इसको तो हम 100% कह ही सकते हैं। क्या एज में छूट मिल जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। बच्चों अभी एक ट्विटर अभियान, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, जो बच्चे इसके फेवर में हैं और जिनको ये मिलती है, और भाई जो इनको फेवर करना चाहते हो, कल को हो सकता है आप इस स्थिति में खड़े हो, तो हमें वो भी हमारे ही बच्चे, तो हमें उनके साथ भी खड़ा होना है और आपको भी देखना है। ठीक है, तो ये हमने एक ट्विटर अभियान जो सुबह 10 बजे चलाया था, आज से चालू है, और हम लोग भी ट्वीट कर रहे हैं और आप लोग भी ट्वीट करो जो चाहते हैं कि एज में 3 साल की छूट मिले, और इस ट्वीट के माध्यम से ही हम जान पाएंगे कि आप लोग अपने लिए कितने संगठित हैं, और अगर आप ही लोग अपने लिए संगठित नहीं है तो हमारे मांग उठाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। चलिए ठीक है, तो हम लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, और मेरा ट्वीट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों का ट्वीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई मेरा एक ट्वीट तो मैं कितने कर लूंगा, 100 ट्वीट कर दूंगा अपने हैंडल से, 200 कर दूंगा, 150 कर दूंगा, पर उसका अर्थ क्या है, आप लोग का संख्या बल होगा तो ये ट्वीट वहां तक जाएंगे। ठीक है, वरना 1 2 10 ट्वीट, हजारों ट्वीटों को कुछ नहीं मानते। ठीक है, इस तरह की मांगों पे तो भाई आप लोग अगर इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो ही ये ऐसे मिशन सफल हो पाते हैं। चलो तो ये मिल पाएगी या नहीं, पर अब अगर मैं देखूं कि भाई सर, मैं ये कह दूं कि भाई पता नहीं 50-50 है, या मैं कहूंगा मिलने के चांसेस ही 40 हैं, पर इसके अलावा आपके पास कुछ है भी तो नहीं। आप जो कुछ कर सकते हैं वो तो करिए अपने लिए, मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आगे का विषय है। ठीक है, चलो अपनी एक पोस्ट कैसे सुनिश्चित करें और सेफ स्कोर क्या टारगेट करें, क्योंकि इस बार भर्तियां कम है, तो मैं इस पर कुछ लेकर के आया हूं आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए। सिलेक्शन का मंत्र है भाई, एक तो मैं आपको यह बता दूं कि भाई एक पोस्ट अगर आपको अपनी सुनिश्चित करनी है तो निश्चित तौर पर जो कमियां पहले 60,244 में रही थी उन पे काम करना होगा, और वो इस बार कमियां ना रहें, इसके लिए आपको जी जान से जुटना होगा। अब खुद से पूछिए एक बार कि वहां पर मेरी कुछ तो कमी रही होगी, क्योंकि 60,244 में अगर मैं नहीं आया और यूपी के अंदर ही भर्तियां थी, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कमी करे आप दिन रात एक कर दिए थे, और भाई दिन रात भी एक किए थे तो हो सकता है 2-3 महीने किए हो, या बीच बीच में कुछ और ऐसे काम आ गए हो जिनसे आपसे डिस्ट्रैक्ट हुए हो, या आपका माइंड नेगेटिविटी पे चला गया हो, या आपने ये सोचा हो कि मैं यहां से पढ़ लूं, वहां से पढ़ लूं, वहां से भी। मैंने 10 जगह से चीजें पढ़ी हो और 10 जगह से पढ़ के मैं कहीं का नहीं रह जाता, ये आपको मानना पड़ेगा। आप एक जगह से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, 10 जगह पढ़ना, देखिए कोई भी टीचर बोल देगा इस बात को, चाहे आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन भी मन लगा के पढ़िए। फिर आपको ऑनलाइन, फिर आपको, आप जाते हैं लाइब्रेरी में, आपको कहता है भाई ऑनलाइन है वो इंडिया का सबसे बढ़िया। भाई अगर आपको ऑफलाइन अपने यहां बहुत बढ़िया चीजें लग रही हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो फिर क्यों ये ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ना है, आप ऑफलाइन पढ़िए। ठीक है, मैं आपको यहां गाइड करने आया हूं, मैं ये नहीं कि मेरा फायदा इसमें है तो इसलिए मैं ऑनलाइन के लिए गाइड करूं। अगर आपको ऑफलाइन में सारे सब्जेक्ट्स बहुत बेहतरीन मिल जाते हैं, ये सारे नहीं मिलते, ऑफलाइन में मुझे 2 सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन समझ आ रहे हैं और बाकी 2 सब्जेक्ट को मैं ऑनलाइन कर लेता हूं,
इस तरह से भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, वो आपको ही डिसाइड करना है। पर ऐसा नहीं है कि आज हमने ये डिसाइड कर लिया, इससे हमने 15 दिन पढ़ा, फिर मेरा एक दोस्त आया, मैं लाइब्रेरी में गया, उसने मुझसे बोला कि देखो ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है। मैंने उसको भी देखा, मुझे उसमें भी मजा आया, पर मेरा दोस्त कह रहा है ये बहुत बढ़िया पढ़ाता है, तो मैं इसी से पढ़ने लग के जाता हूं। फिर कोई नहीं भाई, इन सबसे बढ़िया टीचर ये है, इसका पढ़ाया हुआ बहुत मिलता है एग्जाम में। फिर तीसरे पे चले गए, फिर हो सकता है उधर आपने कुछ टाइम खराब किया। तो इस तरह की चीजें बहुत है ऑनलाइन में, ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सिर्फ आपको ये तय कर लेना है मुझे कहां से पढ़ना है, और जब आप ये तय कर लो तो आंख मूंद कर वहां भरोसा करिए और आपका सिलेक्शन वही एक जगह दिला देगी। ठीक है भाई, तो पहला सिलेक्शन मंत्र तो ये है आप सबको कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऑफलाइन में जो आपके आसपास सेंटर्स हैं, अगर वो चलते हैं तो वहां इतना जरूर होता है, कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कुछ सब्जेक्ट उतने अच्छे नहीं हैं। ये आपको पहचानना ही पड़ेगा। तो अगर आप ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए ऑफलाइन, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि ये 2 सब्जेक्ट मुझे यहां से पढ़ने, ये 2 मैं वहां से पढ़ लेता हूं, ऑनलाइन तय कर लेता हूं। ये डिसाइड कर लीजिए बस। ठीक है, बाकी ऑनलाइन में मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि RWA का 60,244 बच्चों के, मैं ये नहीं कहता कि 100% वो हर चीज हमसे पढ़े, पर उनमें से शायद ही कोई बच्चा ऐसा बचा हो जिसकी सफलता में RWA का कुछ ना कुछ योगदान ना हो। चाहे थोड़ा हो, किसी की में बहुत ज्यादा हो, किसी की में सब कुछ हो, पर उन सबकी सफलता में कुछ ना कुछ योगदान RWA का, चाहे वो मॉक टेस्ट से हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट से हो, चाहे वो बैच से हो या बुक से हो, इन सब में से किसी ना किसी चीज में RWA का योगदान उनकी सफलता में रहा है। ठीक है, चलिए, तो मैं ये इतना विश्वास दिलाता हूं कि मेरे भाई अगर आपने यहां विश्वास कर लिया तो आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो, तो ऑनलाइन में आप चाहे एक सब्जेक्ट यहां से पढ़ें, चाहे आप सब कुछ यहां से पढ़ें, आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि मैंने ये चैनल क्यों चुना था। और यही सबसे बड़ी बात होती है किसी भी टीचर की। आज जो मैं आपको देने का वादा करूंगा कि ये आपको दूंगा, उससे ज्यादा मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, और ये मैं साबित कर चुका हूं, हर बार करता हूं कि भाई मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं मेडिकल में भी आपका कराऊंगा, लेकिन मैंने मेडिकल कराए थे। मैंने नहीं कहा था कि मैं फिजिकल की तैयारी भी आपकी कराऊंगा या RFID से फिजिकल लूंगा आपका, पर मैंने कराया, ये सब कुछ कराया, क्योंकि मेरा उद्देश्य था, इस चैनल का नाम है रोजगार विद अंकित, और सोच भी यही थी कि जब तक बच्चों के पास रोजगार ना हो तब तक मैं उनके साथ रहूंगा। ठीक है, तो रोजगार तभी होगा जब आप मेडिकल में पास होंगे और फिजिकल में पास होंगे, केवल एग्जाम नहीं। यही वजह है कि हम लास्ट तक आपके साथ रहते हैं। ठीक है, बैच या फीस, बैच या फ्री क्लासेस, बैच या फ्री क्लासेस किससे पढ़ें? अगर आप देखिए बच्चे, 60,244 में आप ये मानते हो कि मैं बिल्कुल किनारे से रहा हूं, तो आपको कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। आप किनारे से रहे हैं, फाइनल मेरिट में रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बैच कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ा हुआ होगा, और नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार सिस्टमेटिक आपको पढ़ के जरूर देखना चाहिए, अद्भुत सुधार होगा आपके अंदर। बैच होता है सिस्टमेटिक। ठीक है, और अगर आप पढ़ चुके हो तो फ्री क्लासेज से आप पढ़िए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। फ्री क्लासेस कहां मिलेंगी? ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत है RWA की, और आगे फ्यूचर में हम प्रैक्टिस सेट्स भी चलाएंगे, उनसे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, बैच वो लोग जरूर प्रीफर करें कि जो एक बार, क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत है, निश्चित तौर पे 4 से 6 महीने बहुत अच्छा समय है, तो अब हम आपको शुरुआत से तैयार कर सकते हैं। और आप ये मानते हो कि सर मेरा स्कोर बार बार यही क्यों अटक जाता है, मेरा स्कोर क्यों नहीं बढ़ता, इसका मतलब आपने बैच को ढंग से नहीं पढ़ा। एक बार नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ लीजिए एक बार ढंग से, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मान लो मैं आपसे इससे 500-700 रुपए लूंगा, पर वो आपके सिलेक्शन के आगे कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको अपनी, हो सकता है लाइट की जो फीस है उसमें ही पढ़ा रहा हूं। एक बच्चा आया कल, मुझे उससे आया कि सर मेरे गांव में आपसे, मेरे गांव के आसपास 100-150 बच्चे पढ़ते हैं, और वो कहते हैं तो लाइट के, अपने लाइट के बिल के बराबर ही फीस लेते हैं हमसे। तो इस तरह से, तो इसलिए वो लाइट वाला डायलॉग याद आ गया। बस आगे बात कर लेता हूं बुक्स। बुक्स की बात तो भाई पिछली बार रोजगार विद अंकित की बुक्स
बहुत बच्चों ने पढ़ी, बहुत बच्चों ने सराही। तो हमने चारों की अलग अलग बुक्स तैयार की थी, मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, अभिरुचि की अलग, वो सब कुछ हमने तैयार किया था। तो मेरे भाई अभिरुचि तो री एग्जाम के बाद आई नहीं, जो री एग्जाम हुआ पहले वाले में बहुत आई थी। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा समय दीजिए, पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, उसको हम पढ़ाएंगे आपको ऑनलाइन में। हर एक पॉइंट, हर एक चीज, सिलेबस का हर एक पॉइंट टू पॉइंट कवर किया जाएगा, इसकी आप चिंता ना करें। बुक्स अगर मैं बोलूं कि अप्रैल लास्ट नहीं, मई में यूपी पुलिस के लिए स्पेशल ये मैं लॉन्च कर दूंगा, अलग अलग सब्जेक्ट की, क्योंकि मैं उन्हीं बुक को लॉन्च नहीं कर सकता, उनमें सब कुछ शामिल करते हुए और क्या चीज उसमें एड ऑन होनी चाहिए और क्या नहीं, चाहे वो मैथ की हो, रीजनिंग की हो, अभिरुचि की हो, तो वो सारी बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उन पे काम शुरू हो गया है। बात करता हूं मॉक टेस्ट की। पुरानी बुक्स नहीं दे सकता मैं आपको, पुरानी बुक्स अगर किसी के पास है तो नहीं मत लेना, फिर वो काफी हैं। जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनको हम वैसे ही करा देंगे बोर्ड पर, पुरानी से पढ़िए, काफी है। मॉक टेस्ट ये आपको फ्री मिलेंगे हर संडे, हर संडे। तो ये वो बच्चे देना शुरू कर दें जो फाइनल मेरिट से रहे हैं, और जो फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए तो उनकी पढ़ाई में बहुत कमियां हैं। तो भाई वो एक बार चाहे बैच से पढ़ें, चाहे यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें, पर अपना सिलेबस दोबारा से कंप्लीट करें, ये मेरी आपको सलाह है। ये कब से देना चाहिए? अगर आप बैच से पढ़ रहे हैं तो भाई आपको मैं कहूंगा कि आधा सिलेबस यानी 2 मंथ बाद आपको मॉक टेस्ट शुरू करने चाहिए, अगर आप बैच से पढ़ रहे हैं तो। और अगर आप ये मानते हैं कि नहीं सर मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैं फाइनल मेरिट से रहा हूं, तो हर संडे मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे समय लगाइए। कैसे? कि भाई जब आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो फिर उसका एक सॉल्यूशन खुलता है कि आपके कौन कौन से प्रश्न गलत हुए हैं, उनके सॉल्यूशन क्या क्या हैं, उनको जरूर देखिएगा। और ये कॉपी बना लीजिए शुरुआत में ही कि भाई पहले से एक रफ कॉपी बिल्कुल तैयार रखिए कि किस चैप्टर से मेरे इस मॉक में गलत हुए हैं, मैथ में कौन कौन से चैप्टर से गलत हुए हैं, रीजनिंग में कौन कौन से। फिर देखिए कि जो मैथ्स में जिन चैप्टरों से गलत हुए हैं, क्या वो चैप्टर मेरे वाकई में वीक हैं, क्या उन पे मुझे काम करने की जरूरत है? तो फिर उन पे काम करिए, एक एक करके काम करिए। यह नहीं है कि सारे पे आज ही काम करना है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मेरी आपको सलाह है कि एनालिसिस से बहुत बच्चे पार उतर जाते हैं। पार उतरना मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर अपने मॉक का सही से एनालिसिस कर लिया जाए। 2 से 3 घंटे, जब आपका 2 घंटे का मॉक है ना, तो 2 घंटे उसके एनालिसिस पे जरूर लगाओ। कहां कमियां रह गई हैं, इनको कैसे सुधारूंगा, अब मैं इस चैप्टर का सवाल आगे कभी गलत नहीं होने दूंगा। एक चैप्टर के पीछे पड़ जाइए। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट्स ये बाद में चलाए जाएंगे, चलेंगे पर बाद में, बैच के बाद। अब मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूं हिस्ट्री। तो भाई बैच का नाम है दीवानजी बैच, जो हम 1 अप्रैल से रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर आपको दिखेगा। इस बैच में वही टीम है जो आप चाहते हैं। ठीक है, आरडब्ल्यूए की जो सबसे प्रीमियम टीम है, सबसे कोर टीम है, वही आपको यहां देखने को मिलेगी। जिससे बच्चा ये चाहता है कि मुझे ये टीचर चाहिए, मुझे वो टीचर चाहिए, भाई वो सारी संभावनाएं जहां खत्म हो जाती हैं, वही टीम है। आप देखिए, मैथ्स आपको दीपक भाटी सर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उससे पहले कहूंगा कि हर बच्चे को दर्शन सीरीज जरूर करनी चाहिए। ये दर्शन सीरीज कब से शुरू हो रही है? 31 से, यानी कल से। दीपक सर इसको शुरू कर रहे, कल नहीं है, 31 परसों है। ठीक है, परसों से शुरू हो रही है दीपक भाटी सर से। ये आपको पूरा मैथ्स का आइडिया दे देंगे। तो 2018 में मैथ्स आया, 2000 जो है 22 इसमें अभी पेपर हुआ है री एग्जाम, और उससे पहले जो कैंसिल हुआ, उन दोनों में जो पेपर आए, कहां कहां से कितने प्रश्न पूछे गए, ये तो स्ट्रेटजी सबकी, एक तो एक स्ट्रेटजी भी आएगी कि कैसे पढ़ना है रीजनिंग को, कैसे पढ़ना है मैथ्स को। दर्शन सीरीज स्ट्रेटजी नहीं है, दर्शन सीरीज ये दिखाने के लिए है कि मैथ्स में अगर ये परसेंटेज से क्वेश्चन पूछता है तो कितने आसान पूछता है, कितने मुश्किल पूछता है। तो आपको दर्शन करा देगी पूरे एग्जाम की, और एक सेट की नहीं, हर सेट के दर्शन करा देगी। मात्र 3 घंटे की क्लास होगी। तो आपको इसके बाद प्रीवियस ईयर को खंगालने की जरूरत नहीं है। यह दर्शन सीरीज देख लेना जब भी आपका प्रीवियस ईयर देखने को मन करे। ठीक है, तो ये बहुत काम की होने वाली है हर बच्चे के। केवल मंडे में होगी मैथ्स, एक क्लास लेंगे 3 घंटे की संदीप सर इसमें रीजनिंग में, यही आपको पढ़ाने वाले हैं।
ठीक है, बैच में भी। हिंदी ममतेश सर लेंगे 2 तारीख को शाम को 4 बजे, सबका टाइम शाम का 4 बजे का ही है। हिस्ट्री पारुल मैम लेंगी बृहस्पतिवार को, उनका आप देखिएगा एनालिसिस, कहां से हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, किन किन टॉपिक से बनते हैं, वो सब कुछ इसमें बता रही होंगी। ठीक है, ज्योग्राफी आरओसी मैम ले रही होंगी शाम को 4 बजे, और ये वही टीम है जिसने खाकी बैच में पढ़ाया था भाई, सबको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पेपर के हिसाब से, और वो बेहतर होते जाते हैं। तो पॉलिटी 4 PM, यूपीजी के 10 AM केसपाल सर सुबह ले रहे होंगे, कब 6 तारीख को, और 6 तारीख को इकोनॉमिक्स शाम को 4 बजे, और 6 तारीख को ही शाम को 8 बजे आपका संडे को ही साइंस का पता चल जाएगा, और 7 तारीख से बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, दीवानजी बैच की। यानी इस बैच की क्लासेस 7 तारीख से स्टार्ट है, 1 अप्रैल से इसे परचेज कर सकते हो आप। तो वो मैं बता दूंगा भाई कितने रुपए का है, कैसे, वो आप सब लोग जानते हैं RW की फीस क्या होती है। चलो बच्चों, तो ये जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी। दर्शन सीरीज से जरूर जुड़िएगा, ये मेरी आपसे को निवेदन भी है और सलाह भी है। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।